नमस्कार, सीएनबीसी आवाज पर आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं फायदेमंद फंड। भारतीय बाजार एक बार फिर कुछ उठापटक का शिकार बनते दिखाई दे रहे हैं। 18,000 के जितने हम करीब जाते हैं ऊपरी लेवल से मुनाफा वसूली आने लगती है। दूसरी तरफ अमेरिका में ब्याज दरों का बढ़ना आगे जारी रहेगा, ये संकेत साफ मिलने लगे हैं। खास तौर से डर वहां पर यह बढ़ रहा है कि बढ़ती ब्याज दरों के बीच क्या इकोनॉमी और सुस्त पड़ेगी और क्या वहां पर रिसेशन बढ़ सकता है। इसका कुछ ना कुछ असर भारतीय बाजार, ग्लोबल मार्केट्स पर जरूर मिलता हुआ दिखाई दे सकता है। ऐसे में सवाल यही है कि अपने पोर्टफोलियो को कैसे सुरक्षित रखा जाए और मजबूत किया जाए। सवाल आता है कि किन फंड्स में पैसा लगाएं और उसी के लिए डेडिकेटेड है ये शो। आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे खास मेहमान। मैं बात कर रही हूं मेरे एसेट मैनेजमेंट कंपनी की तरफ से एक जो हाल ही में फंड बाजार में उतरा है, बैलेंस्ड एडवांटेज फंड के बारे में, और उसके दरअसल फंड मैनेजर हर्षद बोराव के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हर्षद, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। एक सही समय मेरे ख्याल में आप लोगों ने चुना कि पिछले महीने आपने इस फंड को लॉन्च किया और इस बीच हमने देखा है मार्केट में वॉलेटिलिटी भी बढ़ गई। जितना ऊपर जाता है बाजार उतनी तेजी से नीचे भी खींच लेते हैं लोग इसे। ये बताइए, इस समय मार्केट को लेकर आप लोगों की क्या रणनीति है? क्या आपको लग रहा है ये उतार चढ़ाव जो फिर से लौट कर आया है मार्केट में जारी रहेगा? हमारा ये मानना है, इसी वोलेटिलिटी बढ़ गई है, वो बराबर आप जो बोल रहे हो। बट हमारा ये मानना है कि मार्केट अगर आप देखोगे, अगर आप पिछले 5 साल, 10 साल, 20 साल देखोगे, इंडियन मार्केट्स, ग्लोबल मार्केट्स, तो हमेशा जब तक अर्निंग्स ग्रोथ कंपनीज में आती है तब तक एज ए इन्वेस्टर हम लोग वी आर फाइन। अगर निफ्टी 50 की बात करें, FY 20 to 24, अगर ये लॉन्गर टाइम पीरियड ले, हम लॉन्गर इसलिए ले रहे बिकॉज देयर वाज अ डिसरप्शन इन बिटवीन। निफ्टी FY 20 to 24 निफ्टी अर्निंग्स ग्रोथ इज रफली 20% कैगर। उसके सामने अगर निफ्टी 50 का वैल्यूएशन देखे ऑन FY 24 बेसिस, इट्स अवेलेबल एट रफली 18.5 19 टाइम्स PE पे। तो उस हिसाब से अर्निंग्स ग्रोथ इज कंफर्टेबल एंड ऑन द PE ऑल्सो इट इज कंफर्टेबल। एंड नियर टर्म की अगर बात करें तो मॉनसून ठीक लग रहा है। सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर हम टिपिकली देखते हैं इंडिया में फेस्टिव सीजन ज्यादा रहता है तो डिमांड अच्छी रहती है। उस हिसाब से वी आर पॉजिटिव, बट वोलेटिलिटी ऑब्वियसली गिवन बाय डिफरेंट थिंग्स, वोलेटिलिटी तो रहेगी उस मार्केट में। तो सवाल फिर यही उभरता है, फिर इस वॉलेटिलिटी से कैसे जूझा जाए? हाउ डू यू रियली पोजीशन योरसेल्फ? क्योंकि एक तरफ लोग कहते हैं डिप का फायदा उठाना चाहिए, फिर लोग कहते हैं कि ऊपरी लेवल्स पर थोड़ी बहुत मुनाफा वसूली भी कर ले। तो हमारे जो दर्शक हैं और जो आपके रिटेल निवेशक हैं उनमें असमंजस बढ़ता है। आपने हाल ही में ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड लॉन्च किया। एक तो बैलेंस को देखकर थोड़ा सा कंफर्ट है कि ऐसा नहीं है कि बहुत ही अग्रेसिव कोई पोर्टफोलियो आप बना रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि इस मार्केट की सिचुएशन को देखकर सबसे बढ़िया एडवांटेज आप देंगे। तो ये अगर आप हमारे दर्शकों को समझा सके, ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एग्जैक्टली होता क्या है? शुक्रिया सवाल के लिए। सो मैं अगर सीधे शब्दों में बोलूं, बैलेंस एडवांटेज मतलब संतुलन से लाभ। वैसे ही अपने नाम के अनुरूप हम बैलेंस एडवांटेज फंड में 3 एसेट क्लासेस होते हैं, इक्विटी, डेट और आर्बिट्राज। सो इन एसेट क्लासेस के संतुलन की मदद से हम निवेशकों के लिए अच्छे रिटर्न्स बनाने की कोशिश करते हैं। सो बैलेंस एडवांटेज फंड के निवेश एक वैल्यूएशन स्ट्रेटेजी मॉडल के अनुसार होता है। इस वजह से इसमें कोई इन्वेस्टमेंट बायस या फंड मैनेजर बायस नहीं आता है। इस फंड का मूल सूत्र ये है कि जब भी इक्विटी वैल्यूएशन ज्यादा होता है तो ये फंड इक्विटी एलोकेशन कम करता है। वैसे ही जब इक्विटी एलोकेशन घट जाता है तो इसमें इक्विटी वैल्यूएशन घट जाता है तो इसमें इक्विटी एलोकेशन बढ़ जाता है। सो इक्विटी वैल्यूएशन, इक्विटी मार्केट के वैल्यूएशन के अनुसार इसमें इक्विटी वैल्यूएशन तय होता है और उसके हिसाब से बाकी डेट का एलोकेशन भी होता है। अच्छा, तो जब आप कह रहे हैं कि इक्विटी वैल्यूएशन के हिसाब से आप एक्सपोजर बढ़ाते और घटाते हैं इक्विटी में, इस समय मार्केट जिस स्थिति में है, हम ये जो 17,500 और 18,000 के बीच में ट्रेड कर रहे हैं, कैसे वैल्यू कर रहे हैं आप इस मार्केट को, और उस लिहाज से फिर कितना एलोकेशन इक्विटी की तरफ है परसेंटेज टर्म्स में? तो हमारा जो मेरे एसेट का बैलेंस एडवांटेज फंड है
इसके मॉडल का अनुसार हम कम से कम इक्विटी 30% तक जा सकते हैं और ऊपर में हम 80% तक जा सकते हैं। बट एक बात मैं आपको बता दूं, बिकॉज इसमें इस फंड के लिए देयर इज इक्विटी टैक्सेशन, इसलिए हमेशा हमको इसमें इक्विटी 65% रहना होता है। थोड़ा सा मैं इसको ज्यादा विस्तृत रूप से अगर बताऊं, अगर हमारा मॉडल कहता है कि इसमें इक्विटी 50% होना चाहिए, तो डिफरेंस ऑफ 65 और 50, सो 15% जो है, जो आर्बिट्राज पोजीशन के हिसाब से रहता है। अगर अभी हम बात करें तो हमारा मॉडल कहता है रफली 45% के आसपास इक्विटी परसेंटेज होना चाहिए। तो 45% के आसपास आपका इक्विटी एलोकेशन है। जब आप डेट एलोकेशन देखते हैं तो क्या वो बाकी पैसा डेट में लगा रहे हैं सीधे? कैसे अप्रोच रहेगी? क्योंकि डेट को अट्रैक्टिव बनने के लिए अब हम देख रहे हैं एक फैक्टर आ रहा है कि दरों में इजाफा आने लगा है। तमाम बैंकों ने कहा है कि देखिए हम एफडी के भी रेट बढ़ाएंगे। क्या वो एक बड़ा प्रेमाइस है? अब डेट में जैसे कि मैंने कहा, बैलेंस एडवांटेज फंड में पहले ये डिसाइड होता है कि इक्विटी पोर्शन कितना होना चाहिए। अगर वो 65 से कम है तो वो बाकी गैप आर्बिट्राज से भरते हैं, एंड फिर बचा हुआ 35% डेट डिसाइड होता, डेट में इन्वेस्ट होता है। अब राइट नाउ अगर हम बात करें तो जैसे आपने कहा कि इंटरेस्ट रेट्स इन द कमिंग पीरियड बढ़ने वाले हैं, दैट्स जनरली द कंसेंसस। तो उस हिसाब से हमारे जो डेट फंड मैनेजर है, जो डेट पोर्शन मैनेज करते हैं, सो वो उनका अभी ये स्ट्रैटेजी है कि इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन टू कीप बिटवीन 2.5 to 3 years, सो दैट मार्क टू मार्केट वहां पे इम्पैक्ट कम आ जाए। अच्छा, ये बताइए हर्षद कि किस तरह के निवेशकों को इस फंड के बारे में सोचना चाहिए? क्या ये सीनियर सिटीजन्स के लिए खास तौर से फंड है, जो लोग रिटायर हो चुके हैं, पैसा सुरक्षित रखना चाह रहे हैं, ज्यादा रिस्क नहीं उठाना चाह रहे हैं, या फिर वो लोग जिन्होंने अच्छा खासा अग्रेसिव पोर्टफोलियो बनाया है और थोड़ा सा पैसा कहीं लगाना है तो बैलेंस एडवांटेज फंड में रखें? किस तरह के निवेशकों को आना चाहिए इस फंड में? जैसे कि हमने देखा ये जो फंड का प्रमुख उद्देश्य ये है कि इन्वेस्टर को रिलेटिवली कम वोलेटिलिटी में बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स दे। तो हमारे ख्याल से दो टाइप के इन्वेस्टर मेनली इस फंड को देख सकते हैं। एक, जिन इन्वेस्टर को वोलेटिलिटी कम चाहिए तो वे बैलेंस फंड इन्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरे टाइप के हैं जो पहली बार इक्विटी मार्केट में आ रहे हैं, वो हाइब्रिड कैटेगरी फंड से एंट्री कर सकते हैं, जिसमें एक बैलेंस एडवांटेज फंड आता है। सो नए इन्वेस्टरों के लिए ये फंड काफी अच्छा है। एंड दूसरी बात ये है कि बैलेंस एडवांटेज फंड में बिकॉज डायनामिकली एसेट एलोकेशन होता है, इसलिए एज ए इन्वेस्टर आप हमेशा इक्विटी क्लास में इन्वेस्टेड रहते हो। अगर टाइम होराइजन की बात करें तो मैं कहूंगा एटलीस्ट 3 से 5 साल तक आप इसमें इन्वेस्टेड रहे, सो दैट आपको अच्छे रिस्क एडजस्टेड बेसिस पे रिटर्न्स मिले। तो चले 3 से 5 साल के लिए अगर निवेश करना है, अगर आप नए हैं बाजार में, कोई खुद डिसीजन नहीं लेना चाह रहे हैं, तो ये एक जरिया है जिससे आप एंटर कर सकते हैं। अच्छा, आपने कहा हाइब्रिड फंड का आपने जिक्र किया, तो ये बैलेंस्ड एडवांटेज फंड और हाइब्रिड फंड में क्या अंतर है? क्या हाइब्रिड ज्यादा अग्रेसिव है? क्योंकि वहां पर भी एक्सपोजर डेट इक्विटी दोनों में मिलता है। यस, तो हाइब्रिड फंड ये जो कैटेगरी है उसमें 3 प्रकार के फंड है फिलहाल। एक है इक्विटी सेविंग्स, दूसरा है बैलेंस एडवांटेज जिसकी हम बात कर रहे हैं, और तीसरा है एग्रेसिव हाइब्रिड। अब इसमें इक्विटी सेविंग्स और एग्रेसिव हाइब्रिड ये ज्यादातर स्टैटिक पोर्टफोलियो एलोकेशन रहता है, और इन द बैलेंस एडवांटेज डायनामिक एसेट एलोकेशन रहता है। हमारा इक्विटी सेविंग्स फंड आप देखोगे तो उसमें इक्विटी परसेंटेज 38% से लेके 45% रहता है। एग्रेसिव हाइब्रिड अगर आप देखेंगे उसमें 68% से 75% रहता है, और बैलेंस एडवांटेज जो है बिकॉज इट इज डायनामिक, वो 30% तक भी जा सकता है और ऊपर में 80% तक भी जा सकता है। इंटरेस्टिंग। लेकिन इस समय मुझे बताइए कि आगे चलकर अगर भारतीय बाजार में और तेजी आती है, जिसकी उम्मीद है, इनफैक्ट इस हफ्ते हम किसी जानकार से बात कर रहे थे, उन्होंने कहा यहाँ से आगे इन द नियर टर्म हम फिर से 21,000 की तरफ जाते हुए दिखाई देंगे, यानी कि निफ्टी अपने प्रीवियस हाई को ब्रीच करेगा, ऊपर जाएगा और होपफुली टिकेगा। अर्निंग्स अब तक पॉजिटिव हैं, तो क्या धीरे धीरे करके आप ये कॉल लेंगे कि इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाना है? वो ट्रिगर क्या रहता है? किस बेसिक पैरामीटर पर आप डिसाइड करते हैं कि अब मुझे इक्विटी में एक्सपोजर बढ़ाने की जरूरत है?
और हम XYZ स्टॉक्स में एलोकेशन बढ़ाना शुरू करेंगे? मैं ये कहूंगा कि एज ए इन्वेस्टर आप, मैं या कोई भी ज्यादा कोशिश ना करे मार्केट टाइम करने की। जी। इम्पोर्टेंट ये है, मेनली इक्विटी मार्केट में आप ज्यादा टाइम तक इक्विटी मार्केट में रहो तो आपको रिटर्न्स ज्यादा मिलने की ज्यादा संभावना है। बट कमिंग बिफोर, मैं पहले एक बात करना चाहूंगा। सी, इंडिया एज अ कंट्री एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी है। अगर आप अगले 5, 7, 8, 10 साल भी देखोगे तो इंडिया ग्रोथ रेट 6% हो सकता है, 8 हो सकता है। बेसिकली अपवर्ड मूविंग, ऊपर की तरफ ग्रोथ रेट है। तो अगर हम इंडिया में इन्वेस्ट करेंगे फॉर अ लॉन्गर टाइम पीरियड थ्रू इक्विटी एसेट क्लास, तो उसमें एज ए इन्वेस्टर अपने को ज्यादा रिटर्न पाने की संभावना है। फिर आपके प्रश्न की तरफ मैं आऊंगा। सो राइट नाउ अगर आपको इन्वेस्ट करना है, अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मार्केट ऊपर है नीचे है मैं क्या करूं, तो मुझे लगता है कि बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी कैटेगरी है जिसमें आप कभी भी इन्वेस्ट कर सकते हो, आपको मार्केट टाइम करने की जरूरत नहीं है। और मॉडल के अनुसार, मार्केट वैल्यूएशन के अनुसार इक्विटी और डेट में ये फंड एलोकेशन करता है। हर्षद, मैं एक्चुअली ये आपसे समझना चाह रही थी कि आपने कहा इस समय आपका लगभग 40 to 45% एक्सपोजर इक्विटी में है, करेक्ट? यस। अब इसको 50 या उस पीक 65 तक ले जाने के लिए एनवायरनमेंट में आप क्या बदलाव देखना चाहेंगे? उसके लिए मुझे आपको थोड़ा हमारे मॉडल के बारे में बताना पड़ेगा ताकि आप ज्यादा समझ सको हमारा मॉडल कैसा वर्क करता है। तो हमारा जो मॉडल है एक फंडामेंटल पैरामीटर्स पे आधारित है, जिसमें हम पीई, जो प्राइस टू अर्निंग्स हम जिसे बोलते हैं, और पीबी विच इज प्राइस टू बुक, इस 2 पैरामीटर्स का इस्तेमाल करते हैं। मॉडल समझने के लिए हम हेल्प लेंगे, कोई पेड़ रहता है जिसमें रूट्स रहते हैं और फ्रूट्स भी रहते हैं। जी। तो रूट्स के लिए हम बोलते हैं बैलेंस शीट। कोई भी कंपनी में बैलेंस शीट बहुत अच्छी होना जरूरी है, तो इसलिए हम प्राइस टू बुक का इस्तेमाल करते हैं। एंड फ्रूट्स जिसका हम बोलते हैं कि अर्निंग्स, तो अर्निंग्स के लिए हम प्राइस टू अर्निंग्स का यूज करते हैं। तो ये दोनों मिला के हमने एक कंबाइंड फैक्टर बनाया है। अगर वो कंबाइंड फैक्टर ऊपर जाता है, जिसका मतलब है कि मार्केट थोड़ा महंगा हो रहा है, तो अब हमारा इक्विटी एलोकेशन नीचे जाएगा। और अगर एक कंबाइंड फैक्टर नीचे जाता है तो हमारा इक्विटी एलोकेशन ऊपर जाएगा। तो इस मॉडल के हिसाब से हमारा इक्विटी एलोकेशन डिसाइड होगा। अगर अभी 40-45% है तो वो 50 हो सकता है या 35 हो सकता है। दैट विल बी, वो डिसाइड करेगा बाय दिस कंबाइंड फैक्टर विच इज बेस्ड ऑन अर्निंग्स एज वेल एज द बैलेंस शीट ऑफ द अंडरलाइंग कंपनीज विच आर निफ्टी 50 फॉर दिस मॉडल। तो जब आप ये डिसीजन लेते हैं कि आपका मॉडल किस तरफ झुक रहा है, 35% की तरफ या 65% की तरफ, ज्यादा एलोकेशन क्या दिग्गज कंपनियों में ही रखते हैं या फिर एक फ्लेक्सी कैप मॉडल अपनाते हैं? क्योंकि ऐसा भी होगा, प्राइस टू बुक और पीई के हिसाब से कुछ मिड कैप कंपनियां होंगी या निफ्टी नेक्स्ट 50 वाली कंपनियां होंगी जहां पर अच्छा खासा अर्निंग्स भी देखने को मिल रही है। क्या फ्लेक्सिबिलिटी होती है वैसे आप लोगों में? जी हाँ, तो हमारे पास एक जो पहला स्तर है इन्वेस्ट करने का, कि मॉडल बताएगा आपको कितना इक्विटी रखना है। अब दूसरा जो स्टेज है उसमें, जिसमें जो एक्चुअल पोर्टफोलियो हम बिल्ड करते हैं, उसमें एज यू सेड इट्स अ फ्लेक्सी कैप पोर्टफोलियो, हम कोई भी कंपनीज में इन्वेस्ट कर सकते हैं। बट यहाँ पे गिवन द इन्वेस्टर प्रोफाइल, रिस्क एडजस्टेड रिटर्न चाहिए, वोलेटिलिटी कम चाहिए, उस हिसाब से हम 60 to 65% ऑफ द इक्विटी एलोकेशन लार्ज कैप कंपनीज में रखते हैं। ओके, तो 60 से 65% जो निवेश होता है वो लार्ज कैप कंपनियों में ही होता है। और ऑफ कोर्स फ्लेक्सिबिलिटी रहती है कि अगर कोई छोटा स्टॉक दिखे या मिड कैप स्टॉक दिखे जहां पर अच्छी वैल्यूएशन है, अच्छे अर्निंग्स हैं, तो उस पर भी फंड नजर डालता है जरूर। चलिए एक काम करेंगे, ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद इस चर्चा को जारी रखते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। मेरे पिताजी ने ना ये शेयर्स में भी इन्वेस्टमेंट किया। पीएसएस को फोन लगाओ। पीएसएस? ये आपके फिजिकल शेयर्स को डिजिटल करते हैं। पीएसएस फिजिकल शेयर सॉल्यूशन। जैसा नाम वैसा काम। 38,500 ओनली। पहुंच जाएगा ना? असली है सर। सर लिमिटेड मत लगाओ। सिमिलर ही है सर। सिमिलर है पर असली नहीं है। चल निकल।
अग्रवाल पैकर्स एंड मूवर्स लिमिटेड, क्योंकि लिमिटेड नहीं तो असली नहीं। कॉल 9300 Presenting Vito Wires and Cables. Vito since 1967. पहली चाल, शानदार रणनीति, बदलेगी आपकी किस्मत। मार्केट की हर बाजी होगी आपकी, जब तैयारी होगी पूरी। देखिए पहला सौदा सिर्फ CNBC आवाज पर। Co-powered by Century Ply, आग से बचाए। अपने घर में स्ट्रॉन्ग क्या है और वीक क्या है चेक कर रहा हूँ। अरे जीनियस, अपना पूरा घर ही स्ट्रॉन्ग है, समझे? इसमें है राधा TMT 550D LRF। 550D LRF from Radha TMT, the DNA of a stronger nation। मैं सारे औरतों को बताना चाहती हूँ कि घर में मत बैठे रहो, खुद में इतना बल होना चाहिए कि 2 पैसे हम खुद कमा सकते हैं। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि खुद घर चलाने में जो मजा है वो नहीं क्या। Her and Now by GIZ, media partner, Network 18. There are those who are always looking for what's next. Changing lanes, shifting modes, always in command. Sensing what lies ahead. The all-new Hyundai Tucson Next drives now. एक बार फिर स्वागत है आपका फायदेमंद फंड में। आज हम बात कर रहे हैं एक नए फंड की जो बाजार में हाल ही में उतरा है, मिरे एसेट मैनेजमेंट का बैलेंस्ड एडवांटेज फंड। खासियत इस फंड की यही है कि ये इक्विटी के साथ साथ कुछ डेट में भी पैसा लगाता है। लेकिन सवाल यही है, इस तरह का मॉडल जो बेसिकली इन्वेस्टमेंट को थोड़ा सा स्प्लिट कर रहा है, मार्केट कंडीशंस को देखकर किस तरह के रिटर्न्स देता है। हर्षद हमारे साथ जुड़ गए हैं जो इस फंड के मैनेजर हैं। हर्षद, सवाल यही होता है कि इस तरह के फंड जहां पर डेट और साथ ही साथ इक्विटी का भी एक्सपोजर है, किस तरह के रिटर्न्स देते हैं? कंसिडरिंग आप इस समय 45% का इक्विटी में निवेश करके बैठे हैं, ये बताइए क्या एक्सपेक्ट कर सकता है एक निवेशक 2 साल के अंत में? एंड आई एम गेसिंग कि आप 2 से 3 साल का ही नजरिया लेकर उतरेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा इस तरह के फंड में। श्योर। जैसे आपने कहा, इसमें इक्विटी और डेट दोनों एसेट क्लासेस है, कभी कभी आर्बिट्राज पोजीशन भी हो सकता है। सो म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट में ऑब्वियसली आपको पता है रिटर्न्स आर सब्जेक्ट टू इन्वेस्टमेंट आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क। सो इक्विटी प्रोडक्ट में इन द शॉर्ट टर्म हमेशा मुश्किल होता है कितना आप रिटर्न बना सकते हो, बट इस फंड में जैसे हम बोल रहे हैं, आप कम से कम 3 से 5 साल तक अगर इन्वेस्टेड रहोगे तो आपको बेटर रिस्क एडजस्टेड रिटर्न्स मिलेंगे। सो बैलेंस एडवांटेज फंड की अगर बात करें तो FD प्लस 2.5 to 3% काइंड ऑफ रिटर्न आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। सो इसका मतलब मे बी हायर सिंगल डिजिट की रिटर्न्स की आप उम्मीद इस फंड में रख सकते हैं। क्योंकि इस समय एफडी के आपको 6.5-7% तक के रिटर्न दे रहा है और आप कह रहे हैं 2 से 3% और की रिटर्न्स बनते हुए दिखाई दे सकते हैं, उस लिहाज से 8 to 9% के रिटर्न्स। फिर ऐसी स्थिति में निवेशकों के लिए वो पुल फैक्टर क्या रहेगा? कंसिडरिंग आप जो बाकी फंड्स मैनेज करते हैं उसमें काफी बढ़िया रिटर्न्स देखने को मिले हैं, तो व्हाट इज इन इट फॉर एन इन्वेस्टर टू गेट इनटू अ बैलेंस्ड एडवांटेज फंड एट दिस पॉइंट इन टाइम? हर्षद, तो उसमें एक अंडरलाइंग जो महत्वपूर्ण बात है बैलेंस एडवांटेज फंड की, कि इसमें वोलेटिलिटी बहुत कम रहती है। जैसे आपने देखा पिछले 2-3 साल में मार्केट्स बहुत अच्छे रहे हैं, बट ऐसा भी समय आएगा जब मार्केट्स में भी अच्छे ना रहे। बट टू दैट एक्सटेंट जिन इन्वेस्टर्स को वोलेटिलिटी से परेशानी होती है, जिनको ज्यादा रिस्क नहीं लेना है बट फिर भी आपको इक्विटी में एक्सपोजर चाहिए, उनके लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक ऐसी अच्छी कैटेगरी हो सकती है। दूसरी बात यह है कि फ्रॉम द रिस्क पर्सपेक्टिव, जो इन्वेस्टर कम रिस्क लेना चाहते हैं बट उनको फिर भी रिटर्न ज्यादा चाहिए, कंपेरेबल सबके लिए एफडी होता है, मुझे एफडी से ज्यादा रिटर्न चाहिए बट मुझे रिस्क इक्विटी इतना नहीं चाहिए, उन इन्वेस्टर्स के लिए बैलेंस एडवांटेज फंड एक अच्छा ऑप्शन है। हर्षद, मिनिमम कितना इन्वेस्टमेंट अलाउड है इस पर्टिकुलर फंड में, और कोई एग्जिट लोड होता है जब पैसा निकालता है कोई निवेशक? देयर इज 1 साल के अंदर अगर निकालोगे तो एग्जिट लोड, एक्चुअली आई विल हैव टू चेक विद द प्रोडक्ट टीम।
मैं इनफैक्ट हर्षद फिर फाइनली आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि आपका इक्विटी पोर्शन डिसाइड करता है कि डेट में कितना पैसा छोड़ना है। लार्जली जो एलोकेशन होगा वो इक्विटी में ही होगा। अब इक्विटी में आपने हमसे पहले कहा था कि पहला प्रेफरेंस लार्ज कैप होता है, लेकिन उसमें भी इस समय किस तरह की अप्रोच है सेक्टोरली आपकी? क्या कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर आप ज्यादा पैसा पार्क कर रहे हैं वर्सेस दी अदर्स? जी जरूर। अगर आप देखेंगे तो ये फ्लेक्सी कैप है, बट अगर हमारी पोजीशनिंग देखेंगे और हमको अभी अच्छा क्या लग रहा है, तो मैं 2-3 सेक्टर्स का नाम लेना चाहूंगा जहां पे हम पॉजिटिव है और हम ज्यादा ओवरवेट है उसमें। सो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक है जहां पे पॉजिटिव है, फिर ऑटो है जहां पे लगता है थिंग्स कुड गेट यहाँ से थोड़ा बेटर है। देन फार्मा इज द अनदर सेक्टर जहां पे वी आर ओवरवेट। सो 2-3 सेक्टर है जहां पे हम थोड़ा ओवरवेट पोजीशन में हैं। और टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जहां पर हमने देखा है फिर से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, जो लार्जली ग्लोबल इकोनॉमी से भी लिंक्ड है, क्या वहां पर कम एलोकेशन है या फिर एलोकेशन आप नहीं रखेंगे? नो, एलोकेशन तो है हमारा, बट हमने बाकी फंड में हमने पिछले 3-4 महीने में वहां पे हम थोड़ा अंडरवेट पोजीशन चले गए। मैं इनफैक्ट हर्षद फिर फाइनली आपसे यही समझना चाहूंगी, क्योंकि आपका इक्विटी पोर्शन डिसाइड करता है कि डेट में कितना पैसा छोड़ना है। लार्जली जो एलोकेशन होगा वो इक्विटी में ही होगा। अब इक्विटी में आपने हमसे पहले कहा था कि पहला प्रेफरेंस लार्ज कैप होता है, लेकिन उसमें भी इस समय किस तरह की अप्रोच है सेक्टोरली आपकी? क्या कोई ऐसा सेक्टर है जहां पर आप ज्यादा पैसा पार्क कर रहे हैं वर्सेस दी अदर्स? जी जरूर। अगर आप देखेंगे तो ये फ्लेक्सी कैप है, बट अगर हमारी पोजीशनिंग देखेंगे और हमको अभी अच्छा क्या लग रहा है, तो मैं 2-3 सेक्टर्स का नाम लेना चाहूंगा जहां पे हम पॉजिटिव है और हम ज्यादा ओवरवेट है उसमें। सो बैंकिंग फाइनेंशियल सर्विसेज एक है जहां पे पॉजिटिव है, फिर ऑटो है जहां पे लगता है थिंग्स कुड गेट यहाँ से थोड़ा बेटर है। देन फार्मा इज द अनदर सेक्टर जहां पे वी आर ओवरवेट। सो 2-3 सेक्टर है जहां पे हम थोड़ा ओवरवेट पोजीशन में हैं। और टेक्नोलॉजी जैसी कंपनियां जहां पर हमने देखा है फिर से थोड़ा सा प्रेशर बनता हुआ दिखाई दिया है, जो लार्जली ग्लोबल इकोनॉमी से भी लिंक्ड है, क्या वहां पर कम एलोकेशन है या फिर एलोकेशन आप नहीं रखेंगे? नो, एलोकेशन तो है हमारा, बट हमने बाकी फंड में हमने पिछले 3-4 महीने में वहां पे हम थोड़ा अंडरवेट पोजीशन चले गए। हर्षद, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए बैलेंस्ड एडवांटेज फंड में पैसे लगाने के फायदे। ऑल द वेरी बेस्ट, और आपसे हम संपर्क में जरूर रहेंगे। चलिए, इसी के साथ फायदेमंद फंड में आज इतना ही। मैं उम्मीद कर रही हूं आपको समझ में आ गया है बैलेंस्ड एडवांटेज फंड क्या है और क्या आपके लिए ये सही फंड है इस तरह के वॉलेटाइल एनवायरनमेंट में पैसे लगाने के लिए या नहीं। इसी के साथ दीजिए मुझे इजाजत, लेकिन खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।